नेपाल में नई सरकार के बने हुए लगभग 2 महीने हो गए। तो मैं नेपाल की मीडिया, भारत की मीडिया या वहां के नेताओं का स्टेटमेंट को वॉच आउट कर रहा हूं। तो पूरी वॉच आउट करने पर मुझे लगता है कि जो मिस्टर वालेन की सरकार आई है वो भारत की मोदी सरकार की नीति को फॉलो कर रही है। अब आप कहोगे कि कैसे कर रही है? ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है एज ए टीचर के रूप में, पॉलिटिशियंस के रूप में नहीं, या राष्ट्रवादी के रूप में नहीं कि मैं भारत का हूं इसलिए भारत की पक्ष की बात करता हूं, नेपाल की बुराई करूं, नेपाल का हूं नेपाल की पक्ष की बात करूंगा, भारत की बुराई करूं। ये मतलब नहीं। ये एक राजनीतिक, सिविक, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को समझाना चाहता हूं। अब जैसे देखिए मैंने ये बात क्यों छेड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर बालन हमारे प्रधानमंत्री की नीति को फॉलो कर रहे हैं। ये 2 महीने में ही लक्षण दिख गए। कहता है ना, मॉर्निंग शोज द डेज। दिन का, सुबह का सूरज ही बताता है कि आज दोपहर में सूरज कितना चमकीला होगा। राइट। तो 2 महीने में कुछ बहुत सारे लक्षणों को लगा कि ये जी मोदी जी की नीति को फॉलो कर रही है। कैसे? ऐसे देखिए, बालन की सरकार भारी बहुमत से जीत कर आई, जैसे मोदी सरकार आई थी। नए नए सांसद चुनकर आए। पहले होता क्या था कि सांसद हुई है, सिर्फ पार्टी का कलर बदल जाता। जैसे आज भाजपा में, कल को कांग्रेस में चले गए, कल को कांग्रेस में थे, आज भाजपा में चले गए। पर्सन हुई है, व्यक्ति हुई है। जनता गुमराह होते रही। ये चीजें नेपाल में भी थी, लेकिन पहली बार थोड़ा नयापन देखा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई तो नए नए युवा आए, वहां भी सांसद नए नए युवा आए। अब बात यह है कि जब कोई राजनीतिक दल भारी बहुमत से सत्ता में आती है और जनता से जो वायदे करके आती है, मोस्टली असंभव वादे करके आती है, जनता को लगता है कि यही आकर के काम करेगा। और पहले ये नैरेटिव बनाते हैं कि पहले की जो सरकारें थी वो लूटते रही है, कुछ कर नहीं पाई है। तो आम जनता बदलाव चाहती है, चाहे भारत का हो, नेपाल का हो, पाकिस्तान का हो, दुनिया में कहीं का भी हो, बदलाव चाहती है, नया चेहरा चाहने लगती है। तो मिस्टर वालन भी उसी रूप में आए। नाम जेनजी का आंदोलन हो गया, जो भी बोलो आप। यानी पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करके जो ही सही कर देंगे, चांद तारा लाकर दे देंगे, ये आ गए। जैसे भारत में भी सरकार है। हालांकि भारत सरकार 10-12 साल पुरानी हो गई, तो इन्होंने बहुत काम भी किया है घरेलू मुद्दों पर। लेकिन नेपाल की सरकार को मैं जहां तक वॉच आउट कर रहा हूं, उसमें देखा कि ये आते ही वैदेशिक नीति के तरफ बात कर रहे हैं। कैसे? आप देखिए, नेपाल की मुख्य समस्या क्या है? रोटी कपड़ा मकान की। भारत में भी है बड़े स्तर पे। कोई भी देश जब तक इकोनॉमिकली इंपावर्ड नहीं होगा, एजुकेशनली इंपावर्ड नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? उद्योग धंधे नहीं होंगे, आर्थिक रूप में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इस गरीबी, बेरोजगारी, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य लाने के लिए नीति बनानी होगी, धन चाहिए। तो बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो सरकारें तत्काल आई है, पहले वाली सरकारों का विरोध करके, आलोचना करके, और जनादेश मिला, जब पावर में आती है तो समस्या को देखकर घबरा जाती है। उत्साह से तो आ गई, काम करने की क्षमता नहीं होती।
तब एक नैरेटिव बनाते हैं, भारत भी बना अखंड भारत, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक में मिला लेना। बड़ा अच्छा लगता है हर भारतीय को। हो सकता है कभी क्या, ताकि जो हम इंडियन हैं मुख्य मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए और इस राष्ट्रवाद की अफीम चख लें, नशे के आदि हो जाए। जिम्मेवारी हमारी खत्म हो गई, रोटी कपड़ा मकान रोजगार की, शिक्षा स्वास्थ्य। सेम चीज मिस्टर बालन कर रहे हैं नेपाल में, ग्रेटर नेपाल। अब बताओ, पहले ग्रेटर नेपाल चाहिए कि पहले बुनियादी चीजें नेपालियों के लिए चाहिए? अब देखिए, किसी भी देश में राष्ट्रवाद के नाम पर भड़काना बहुत आसान होता है। इसे राजनीतिक दल जिस कार्य के लिए आई है उस कार्य को करने से बचाती है और आम जनता की सेंटिमेंट से करती है, तब तक जनता ही लूट जाती है। आपको अफीम का नशा लग गया, नशे में आप डूबे हुए हो, आपकी शारीरिक मेंटली इकोनॉमिकली जरूरतें क्या है इसकी तो खबर ही नहीं है, सूद ही नहीं है। भाई सोशल मीडिया में नैरेटिव बना सकते हैं आप, ही काम मिस्टर बालन भी कर रहे हैं। शायद बहुत सारे नेपालियों को हमारी बात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही दिख रही मुझे कि मैं कोई न पॉलिटिशियंस हूं, ना किसी राष्ट्र के प्रति घृणा है, न किसी राष्ट्र के प्रति समर्पण है अपने अपने देश। ये बात इसलिए है कि आजकल वैदेशिक नीति में काफी चर्चा का विषय है और ये ट्रेंड चल गया है, नेपाल का नहीं, हर विकासशील देशों में नई सत्ता में आना है, बदलाव करने हैं। बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, श्रीलंका में देखिए, और अंत में दुर्दशा भी देख लीजिए आप बांग्लादेश। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब बात यह है कि दूसरी तरफ देखिए, आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने प्रेस में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कभी क्रॉस क्वेश्चन कोई पूछ न सके उसका जवाब कैसे देंगे। पावर के आने के पहले सब कुछ कर रहे थे, उसके बाद बिल्कुल ही छोड़ दी। सोशल मीडिया से मन की बात कर रहे हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन है। सेम चीज बालन साहब भी कर रहे हैं। 2 महीने हो गए, अभी तक प्रेस में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे प्रेस वाले होंगे ना, सब तो चाटुकार नहीं होंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं होगा या गोल मटोल बात करेंगे। तो ऐसे लिए इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप उस रास्ते को डाइवर्ट कर दो, जा ही मत, सोशल मीडिया में छाए रहो, नैरेटिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की नीति को ये फॉलो कर रहे हैं। कुछ समय बात सुनना, अभी तो कह रहे हैं कि विदेश का दौरा नहीं करेंगे, लेकिन ये विदेश का दौरा करना स्टार्ट करेंगे। जहां जहां नेपाली लोग होंगे हर देश में, वहां जाएंगे। ये अरब में जाएंगे, खाड़ी देश में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, जापान में जाएंगे, और जैसे भारत की सरकार के प्रधानमंत्री हर देश में भारतीयों से मिलते हैं, वैसे जाकर मिलेंगे, तो एक नैरेटिव गढ़ेंगे कि देश के लिए कितना कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जितनी बातें हम देखी, उससे देश को क्या मिला, आम जनता को क्या मिला? स्कूल्स, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य,
रोजगार, आपको बाहर नहीं जाने पड़े, ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई कंट्री दूसरे कंट्री के विरुद्ध में एंटी नेशनलिज्म भर के शासन कर तो लेंगे, ये तब तक जब तक उस देश में पॉलिटिकल कल्चर नहीं होगी। अब बात है पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है कि वहां के लोग अपने अधिकार, अपनी वास्तविकता के बारे में अवेयर नहीं है, कम है, जागरूक नहीं है। जिस दिन जागरूकता आएगी उस दिन विरोध होना स्टार्ट हुआ। लेकिन बात है जागरूकता आएगी नहीं आएगी, एक नेता के रूप में आपका काम है कि जागरूक करें और उस बुनियादी चीज को पहले सोल्व करें। बहुत सारे मैंने मीडिया भी देखा, 2 दिन से बात आउट कर रहा था, एंटी इंडिया नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं नेपाल में, प्रो चाइना नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये नैरेटिव है, वास्तविकता नहीं है। मिस्टर वालेन जो प्रधानमंत्री बने, ना वो एंटी इंडिया है ना प्रो चाइना है। ये नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, जो आपको दिखाया जाएगा धीरे धीरे मनोवृत्ति में वैसे ही बढ़ती जाती है। ये मनोविज्ञान है। मिस्टर बालन ने हिंदुस्तान के साउथ इंडिया में ही पढ़ाई करी है। उनकी जो बड़ी बहन है हिंदुस्तान में आज भी रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2015 में जब नाकाबंदी करा गया है भारत सरकार के द्वारा, तब भी जो सीमा की इस बॉर्डर में थे, इस इधर थे, सीमा के उस पार थे, सामान का आदान प्रदान कर रहे थे। क्योंकि भारत और नेपाल की संस्कृति ऐसी है कि आप चाहे जितना भी नियम कानून बना लीजिए, बंदिशें लगा लीजिए, ये आता जाता रहेगा। हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की पद चिन्हों पर मिस्टर बालन चल रहे हैं। क्योंकि वैदेशिक नीतियों से वर्ल्ड फोकस ज्यादा दिखाई देता है और आम जनता को अच्छा लगता है, वो चीजें मिस्टर बालन भी कर रहे हैं। आप देखते हैं आगे 2 साल में बहुत सारी चीज निकल